तो रेखा जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चों के लिए क्या पकाऊं। तुम ही कुछ आइडिया दे दो। अरे सुषमा जी, इतना बड़ा सब्जी वाले का ठेला लगा हुआ है, कुछ भी ले जाओ। सारी सब्जियां ताजी हैं, ले लो ले लो। मैंने तो आज बड़े दिनों बाद टिंडे ले लिए। भाग जाओ भाग जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो भाग जाओ, क्योंकि वो आ रही है। कौन आ रही है? हाँ जी, सब्जी वाले भैया। आप आइए आइए, स्वागत है। अरे रे, देखा, हम तो आज मर गए, ये डायन आ गई है। क्या हुआ इन दोनों को? खैर छोड़ो। रमेश बाबू, सब्जी दो। क्या क्या सब्जी है? जो भी चाहिए, जितना चाहिए ले लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये भिंडी कैसे दी है? ये वैसे तो 50 है, लेकिन आप ले लो, आपके लिए फ्री है, एकदम फ्री। अच्छा, फिर तो मुझे 1 किलो भिंडी दे दो, एकदम ताजी। हाँ, 1 की जगह आप 2 किलो ले लो, लेकिन यहाँ से जाओ। रमेश ने शारदा को भिंडी दे दी, जिसके बाद वो आ गई तो वहीं दूसरी तरफ। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो, मेरी तो मत ही मारी गई। क्या हो गया अनिल भैया, कैसे परेशान हो? मैं तो लुट गया जी, मेरा एकमात्र सहारा मेरी भैंस, जिसके सहारे से मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। मेरी गुलाबों को मैं टहलाने को निकला था और मेरी मती मारी गई थी, जो मैं उस हवेली के सामने से अपनी गुलाबों को ले निकला। अब ना तो ये दूध दे रही है, ना ही जमीन से उठ रही है। अब मैं क्या करूं? अरे भैया, मुसीबत को तो तुम खुद दावत देते हो और फिर कहते हो कि भगवान ने मुसीबत दे दी। मेरी क्या गलती है? शाम को बस उसी रास्ते से ले आया। मुझे क्या पता था कि उस चुड़ैल और भूतों का परिवार इतनी काली नजर रखता है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। गांव में ऐसे ही बर्बादी छाई हुई थी, लेकिन ये किसकी काली नजर थी? हे तरुण, वैसे मैं सोच रहा था। सच में हेमा बहन, उस हवेली ने एक और गरीब को डस लिया। अरे सुषमा बहन, अपनी बराबर में देखो। हेमा की बात को सुनकर सुषमा ने अपनी साइड में देखा और वहाँ तरुण और ऋषभ थे, जिनको देखने के बाद सुषमा डर गई और ओए अम्मा, ये चमगादड़ कहाँ से आ गए? इससे पहले मुझे कुछ हो जाए, मैं तो अंदर जा रही हूँ। सुषमा ऐसे बोलकर अपने घर में चली गई। हेमा भी अंदर ही आ गई थी और तरुण, देखा, सभी को हम दोनों का कितना डर पड़ा हुआ है। मैं तो अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती हूँ। क्या बात है भैया, ऐसे ही बस सभी को हमारा खौफ होना ही चाहिए। तरुण और ऋषभ भी ऐसे बोलते हुए अपने घर को चले गए। सभी गांव वाले उन दोनों को देखकर काफी घबराए हुए थे। कुछ देर में वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे और अपने गार्डन में चले गए। उनके घर के बाहर का गार्डन बहुत ही ज्यादा बड़ा और डरावना था और उसमें खड़ी हुई थी एक खंडहर इमारत, एक बहुत ही पुराना घर, जिसके आसपास मुंडेरों पर चमगादड़ चिपके हुए थे और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। भैया, घर आ गया, चलो अंदर चलते हैं। अब जब हम घर को आ ही गए हैं तो चलो अंदर ही जाना है। दोनों भाई ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर आ गए, जहां उनकी बहन ने दरवाजा खोला। और इतनी देर में क्यों आई? हाँ भैया, वो अंदर बाबा का काम कर रही थी, आप अंदर आ जाओ। मेघा की बात को सुनकर उसके दोनों भाई अंदर को गए, जहां सोफे पर उनकी माँ और बाप बैठा हुआ था। पूरे घर में मंदी मंदी सी लाइट जल रही थी और घर देखने से बेहद डरावना लग रहा था। मेघा के हाथों में भी लालटेन था और वहाँ पर तरुण और ऋषभ भी बैठ गए। तरुण और ऋषभ दोनों शारदा के बेटे थे। उनका परिवार गांव का सबसे ज्यादा डरावना परिवार था। वो एक खंडहर हवेली के अंदर रहा करते थे और साथ ही उनसे सभी लोग डरा करते थे। अगर कोई भी उनकी हवेली के आगे से निकल जाता, चाहे वो इंसान हो या जानवर, तो गांव वालों का मानना था कि वो बीमार हो जाता है। सभी ऐसे ही डर से अपना वक्त गुजार रहे थे और उनकी हवेली बस गांव में नहीं बल्कि गांव के बाहर भी मशहूर थी। जिस काम से भेजा था वो हुआ कि नहीं? हाँ माँ, सब हो गया, आप चिंता नहीं कीजिए। चलो अच्छा है, चलो अब सभी कमरे में चले जाओ, रात होने वाली है। हाँ, मुझे भी अब थकान हो रही है। सभी ऐसे बोलकर अपने अंधेरे कमरों में ही चले गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब शारदा को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही आज की सुबह को वो सोफे पर उदास बैठी हुई थी। माँ, क्या हो गया है, आप उदास क्यों हो? मुझे अपने तरुण और ऋषभ की शादी की चिंता खाई जा रही है मेघा।
मैं बस ये सोच रही हूँ कि हमारे घर में अपनी बेटी को देगा कौन। माँ कोई ना कोई तो दे ही देगा। चलो अगर आपको ज्यादा चिंता हो रही है तो हम मंदिर चलते हैं। अभी सुबह का वक्त था। दोनों माँ बेटी ने अपने चेहरों को आधा ढका ताकि कोई उन्हें देख ना पाए, और वो दोनों ही लालटेन लेकर घर से निकल गईं। गांव में जो कोई भी सवेरे से जागा हुआ था वो उन्हें देखकर डर गया। अरे मेरी गुलाबो, पूरी 2000 की दवाई लाया हूँ मैं तेरी। अब तुझे कभी उस मनूस हवेली के रास्ते से लेकर नहीं निकलूंगा। क्या हुआ? क्या दिखाई दे रहा है तुझे? अरे ये तो उसी हवेली की औरतें हैं। कहीं ये यहीं पर मुझे फाड़कर मुझे इस रेलिंग में न सुखा दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। माँ देख रही हो, वो आदमी कैसे हमसे डर गया है। हमारा तो ऐसे ही खौफ है इस पूरे के पूरे गांव में और गांव के बाहर भी। शारदा और मेघा को जो भी रास्ते में देखता वही अपना रास्ता बदल लेता या उन दोनों से छिप जाता। ऐसे ही चलते चलते वो दोनों मंदिर पर पहुंच गईं, जहां पर एक लड़की अपने बाप के साथ थी, लेकिन वो उन्हें देखकर घबराई नहीं। अजीब बात है, जहाँ सभी हमसे छिपते हैं यहाँ ये तो आराम से हमारे सामने बैठी हुई है। माँ हो सकता है इसको हमारे बारे में पता ना हो, हम दूसरे गांव आ गए हैं ना। दोनों माँ बेटी ऐसे बोलकर मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं, जिसके बाद वो प्रार्थना करने लगी। वहीं पर जो दूसरी लड़की थी वो अपने बाप के पास बैठी हुई थी। बाबा अभी आपकी ये खांसी रुक जाएगी। ये लो, मैंने मंदिर में लगे हुए तुलसी पत्तों का काढ़ा बनाया है, इसको पी लो। इसकी जगह तू मुझे जहर खिला दे और मुझसे तेरी जान छूट जाएगी। तेरे बाप ने तुझे तंग कर दिया है ना। आप पागल तो नहीं हो गए हो ना बाबा? मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी कफ का भी इलाज करवा दूंगी और आपका कर्ज भी उतारूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस... नहीं बेटा, इसके आगे कुछ नहीं कहना। वो इंसान नहीं है, हैवान है। मैं कभी तेरी शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगा। चल अब मुझे यहाँ आके भगवान के दर्शन करके और तेरे हाथों का बना हुआ काढ़ा पी के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब तू मुझे घर को ले चल। मुकेश की बात को सुनकर आरती ने उसके गले में हाथ डाला और वो उसको अपने साथ ले आई। मेघा और शारदा ने उसकी सभी बातें सुनी थी। माँ क्या अब भी वही सोच रही है जो कि मैं सोच रही हूँ? हाँ शायद। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बोलने लगी, जिसके बाद वो घर आ गईं। और घर आते ही शारदा ने एक तांत्रिक पंडित किशन को घर बुलाया। मुझे वो लड़की पसंद आ गई है पंडित जी। आप उसके घर का पता लगाओ और उसके बाप को और उसे लालच देना कि हम उसका इलाज भी करवा देंगे और उसके बाप का कर्ज भी चुका देंगे, जिसके बाद उसके घर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। वो तो सब ठीक है शारदा जी, लेकिन अगर उस लड़की को पता चला कि ये आपका घर है तो शायद वो शादी करने से मना कर देगी। नहीं, उसको ये तो बताने की कोशिश ही नहीं करना कि हम लोग यहाँ इस हवेली के रहने वाले हैं और हमने उसके लिए रिश्ता भेजा है। ठीक है। शारदा की बात को सुनकर किशन उसके घर से आ गया और वो आरती के घर पहुंचा। आरती वही लड़की थी जो शारदा को मंदिर में मिली थी। घर में बस उसका बाप और आरती रहती थी, जो कि बेहद ही गरीब लोग थे। बाबा, घर के बाहर कोई तांत्रिक बाबा खड़े हुए हैं। नमस्ते बाबा, क्या बात है? बाबा कह लो या पंडित, हम 2 in 1 हैं। वैसे हम तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाए हैं। मुकेश की बात को सुनकर किशन को उसने घर में बुला लिया, जिसके बाद किशन ने उसे रिश्ते के बारे में बताया। अब आप बताइए, रिश्ता अच्छा है, लड़का भी अच्छा है? जी बाबा, घर चलकर रिश्ता आया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक नजर अगर हम घर बार देख लें तो। अरे घर बार का क्या, मेरा मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि लड़का अच्छा है तो घर बार का क्या ही देखना, लड़की खुशी रहेगी। बाबा, अगर वो लोग आपका इलाज करवा देंगे और आपका कर्ज भी चुकाने को तैयार है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? मैं तो खुश ही हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो बस ठीक है, अगले हफ्ते बारात आ जाएगी, लड़की को तैयार रखना। किशन की बात को सुनकर मुकेश कुछ भी नहीं बोल पाया और वो आरती की शादी के लिए तैयार हो गया। आरती बस अपने बाबा के इलाज को सुनकर शादी को राजी हुई थी। बाकी उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी शादी किस घर में और किसके साथ हो रही है। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब आरती की शादी ऋषभ से हुई। बाबा, रोते हुए तो सब विदा होते हैं, लेकिन आपकी बेटी हंसते हंसते विदा होगी। चलिए बाबा, चलती हूँ, अलविदा। बेटा, आज तेरी शादी करके मैं बड़ा खुश हूँ। बस भगवान तुझे भी सदा सुखी रखे। चल जा,
शुरू कर अपनी नई जिंदगी। मुकेश से आशीर्वाद लेकर आरती अपने ससुराल वालों के साथ विदा हो गई। उसकी बारात में बस उसके ससुराल के ही 4-5 लोग थे। बहुत छोटा खानदान है मेरे ससुराल का, तो बस मुझे लेने मेरे घर के लोग ही आए हैं। हम अपने गांव आ गए हैं क्या? हाँ, आ गए हैं। ऋषभ और उसके परिवार को देखकर गांव में जो भी लोग थे वो छिपने लगे। माँ जी घर के अंदर आ जाओ, चमगादड़ की बारात आ रही है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल और डायन भी है। भागो! हे भगवान, इस बेचारी कमसिन सी लड़की की तो किस्मत ही फूट गई है। ये लोग आप लोगों से ही डर रहे हैं क्या? और यहाँ चमगादड़ कौन है? तुम चुप हो जाओगी। आरती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। ऐसे ही वो कुछ और आगे चली तो उसने कुछ और लोगों को बात करते हुए सुना। अरे सुना है, आज तो खंडर बंगले से बारात निकली है। पता नहीं किस गरीब की बेटी बलि की बकरी बनी होगी। माँ बाप ने क्या कुछ देखा ही नहीं। अरे वो लोग यहाँ ही आ रहे हैं और चमगादड़ तो दूल्हा बना हुआ है। हेमा की बात को सुनकर रेखा भी छिप गई, लेकिन आरती को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। ऐसे ही 1-2 मिनट को और चलने के बाद शारदा का परिवार अपने खंडहर घर के आगे रुक गया, जिसके बाद सुनिए जी, आप सभी यहाँ क्यों रुक गए हैं? आपको डर नहीं लग रहा है क्या? ये भूतिया घर है, ये भूतों की जगह है। यहाँ इंसान नहीं भूत प्रेत रहते हैं। मैंने इस जगह के बारे में अपने गांव में बहुत सुना है। चलिए यहाँ से। चुप हो जा बहू, ये घर हमारा है, समझ आया? अब और कुछ नहीं बोल जाना। क्या? ये आपका घर है? ये भूतिया घर? हाँ, ये घर हमारा है। क्यों, क्या हो गया? तो इसका मतलब हुआ कि आप सभी लोग भूत और एकदम चुप। चलो मां अंदर चलते हैं। मेघा को देखकर आरती डर गई, जिसके बाद वो शांति से अपने घर वालों के साथ अंदर आने लगी। हालांकि वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अंदर ही आई। और ये क्या, इतनी सारी लाइट किसने जला दी? मैं कम कर देती हूँ। मेघा ने ऐसे बोलकर घर की लाइट्स को कम कर दिया। ये मैं कहाँ फंस गई? इनको तो ये अंधा सा घर अच्छा लग रहा है और जरा सी लाइट तेज लग रही थी। लगता है कि अब ये मुझे कच्चा चबाने वाले हैं। क्या सोच रही है? चल घर के अंदर आ जा। जी माँ जी आ रही हूँ। आरती डरते डरते अपने घर के अंदर आई, जिसके बाद वो सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठने के बाद आरती के घर वाले भी वहीं बैठ गए, जिसके बाद ये सारे भूत प्रेत यहाँ मेरे ही पास को क्यों बैठ गए हैं? जरूर ये सोच रहे होंगे कि मुझे किस मसाले में भूनकर खाना है। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करना। ससुर जी तो पूरे पक्के भूत लग रहे हैं। मेरी सास डायन है और मेरी ननद चुड़ैल, और ये दोनों तो अजीब ही है। अभी आरती ऐसे ही डर रही थी कि तभी शारदा बोल पड़ी। ऋषभ, चल बहू को अब तू कमरे में ले जा। और हाँ, एक और बात, बहू चाहे तो कितने ही बजे अपने कमरे में जाना, लेकिन 11 बजे के बाद कमरे से नहीं निकलना। और हाँ, घर की अगर कभी दूसरी या तीसरी मंजिल पर जाना भी पड़ जाए ना, तब भी उस मंजिल के दरवाजे को नहीं खोलना, और काले दरवाजे के पीछे तो जाने को सोचना भी नहीं। समझ आया? शारदा की बात को सुनकर आरती की हवा टाइट हो गई। शारदा तो वहाँ से चली गई, लेकिन आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ने उसे मना क्यों किया है। 11 बजे के बाद क्या मेरी सास अपने असली रूप में आ जाती है? नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, लेट जाती हूँ। आरती घबरा कर लेट गई, जिसके बाद ऋषभ कमरे में आया और आरती सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर के बाद लगता है आरती की आंख लग गई है। अब मैं चला जाता हूँ। ऋषभ ऐसे बोलकर चला गया, लेकिन आरती सोई नहीं थी। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। मैं कल का सूरज देख भी पाऊंगी कि नहीं। अब ये मेरे पति कौन सा रूप बदलने को जा रहे हैं। आरती ऐसे ही मन ही मन परेशान होने लगी, जिसके बाद अपने आप उसको नींद आ गई। ऋषभ रात भर कमरे में नहीं आया। सुबह को आरती की आंख मेघा के जगाने से खुली। मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो बस एक प्यारा सा चूहा है। हाँ, तो इस तरह से चूहे कौन किसी इंसान के मुंह के पास ले आता है? ये तो बस तुम हैवानों में ही नॉर्मल हो सकता है। रिलैक्स, ये बस मेरा पालतू चूहा है। वैसे आ जाइए, आप सभी को भूख लग रही है, खाना बना लीजिए। आ रही हूँ, जल्दी से चली जाती हूँ, कहीं मुझे खाने का हिसाब न बना ले। आरती जल्दी से तैयार होकर डरते हुए अपने परिवार के बीच आ गई, जिसके बाद नमस्ते। बाबा,
बाबा से तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेते हुए अपनी नाक के अंदर खींच लेंगे। उठ गई तू? चल अब जाकर खाना बना ले। आजा, तुझे रसोई दिखाती हूँ। ये है हमारे घर की रसोई। ये है? हाँ यही है। जो भी राशन रसोई में रखा हुआ है उससे ही कुछ बना देना। और हाँ, मेरे घर में ना ज्यादा नमक तेल और छौके तड़कों का काम नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। तो जरा बिना आवाज के ही खाना बन जाना चाहिए। शारदा की बात को सुनकर आरती डर गई और उसने डर में ही गर्दन हिला दी और वो रसोई में आ गई। इन लोगों को क्या खिलाऊं जो इन्हें पसंद आ जाए। एक तो ये घर डरावना है, ऊपर से समझ नहीं आता है कि मेरे घर के लोग इंसान है या भूत प्रेत। मेरी सास इतनी अजीब सी तैयार रहती है जैसे मानो अभी जादू टोना कर देंगी। खैर, मुझे खाना बनाना चाहिए। आरती ऐसे ही सोचने लगी। जो सामान था उसने उसी सामान के साथ अपने घर का खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उसका खाना बन गया, जिसको उसने टेबल पर लगाया। सभी लोग घर में खाना खा रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। ये आरती के लिए बड़ा अजीब भी था और डरावना भी। या तो इस खाने में मैंने गूंगे का गुड़ मिला दिया जो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर मेरा खाना ही अच्छा नहीं बन पाया है। हे भगवान, बस जो भी है तू इन सभी सनकियों से मेरी रक्षा करना। आरती के खाने को खाकर कोई कुछ नहीं बोला, और तो और उसे किसी ने खाने को भी नहीं कहा और ना ही उसको कोई शगुन दिया। आरती घबराई हुई सी सुबह से शाम तक भूखी रही। ऐसे ही रात हो गई और वो भूखी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी कि तभी कल मुझे ऐसा क्यों लगा था कि जैसे रात को कोई घर में आया हो। क्या ये बस मेरा वहम था या फिर कुछ और? मैं आज भी सुनूंगी। अभी 10 बज रहे हैं। हाँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। आरती लेट गई, जिसके बाद थकान की वजह से उसको नींद आ गई। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली। उसको ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कौन है बाहर? ऋषभ जी तो यही सो रहे हैं। कौन सा भूत यहाँ रोज आकर सीढ़ियाँ उतरता और चढ़ता है? देखती हूँ। आरती ने जैसे ही घर के बाहर वाली खिड़की से झांका तो उसको बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दी। ये गाड़ियाँ किसकी है? क्या भूत भी गाड़ियों में आते हैं? शायद मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। आरती पानी पीने को रसोई में चली गई। घर में बस एक डिम सी लाइट जल रही थी, जिसको देखकर आरती को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अभी वो पानी पी ही रही थी कि उसको पीछे से कुछ आवाज सी आई, किसी के कदमों की आहट। कौन है यहाँ? नहीं, मुझे नहीं डरना है। देखो, आज कोई भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती अभी ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी उसको एक साया दिखाई दिया, जिसने सफेद रंग की चादर से खुद को ढका हुआ था। आरती उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने उसको वहाँ से फ्राई पैन उठाकर मारना शुरू कर दिया। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। हाँ, भूत, आज तू मुझसे नहीं बचेगा। मैं भले इंसान हूँ, लेकिन तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये ले, ये ले। अरे आरती रुको, ये मैं हूँ। अरे मैं ऋषभ, तुम्हारा पति। क्या कहा? ऋषभ जी? अरे हाँ, ये मैं ही हूँ, देख लो मुझे। अरे यार, ऐसे भी कोई मारता है क्या? वो मुझे लगा कि भूत है। वैसे आप भी तो भूत ही हो ना? मेरा मतलब डरावने हो। नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। अरे तुम भी ना अपने ही पति को भूत समझकर मार रही हो और अब मुझे असली का भूत ही बुला रही हो। जाओ यार आरती, तुम यहाँ से जाओ। ऋषभ ने आरती को कमरे में भेज दिया। वो कांपते हुए कमरे में आ गई। ऐसे ही अगली सुबह जब सभी लोग जागे तो आरती उनका नाश्ता करवा रही थी। कैसे आराम से खा रहे हैं और किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने कल से एक निवाला नहीं खाया और ये सभी बस खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। भाभी, आपने कुछ खाया क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? वो माँ जी, हम अपने घर में किसी को भी भूखा नहीं रहने देते। फिर तू क्यों भूखी रह रही है? तरुण, अपनी भाभी को बैठने की जगह दे। नहीं बाबा, मैं नहीं खाना चाहती हूँ। हमने पूछा नहीं है बहू, चल खा। आरती अपने घर वालों के साथ खाना खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी उनके कहने पर खाना खाया। कुछ ही देर के बाद सभी ने खाना खा लिया, जिसके बाद आरती की ननद मेघा उससे बोली, खाना तो अच्छा था भाभी, चलो आप मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कपड़े लाने हैं। क्या कहा? तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आरती और मेघा दोनों बाहर आ गए। आरती ने देखा कि जहाँ जहाँ से भी मेघा गुजर रही थी, सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराए और डरे हुए थे। हेमा काकी, माँ जी ठीक है, लेकिन बस उन्हें थोड़ा सा जुकाम हो रहा है।
हाँ, बस ये जुकाम और बुखार आजकल बड़े चल रहे हैं। क्या हुआ बहू रानी, क्या देख रही है? पेमा काकी देखो तो जरा कौन आ रहा है। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो। कहीं मेरी ननद सही की चुड़ैल ही तो नहीं है। देख रही हो भाभी, यहाँ के लोग हमसे कितना ज्यादा फासला रखते हैं। ये इनकी सेहत के लिए अच्छा है। कुछ ही देर के बाद आरती और मेघा दोनों ही बाजार आ गईं, जहाँ मेघा अपने कपड़ों के लिए दुकान देखने लगी। मेघा को जो भी दुकानदार देखता अपनी दुकान बंद कर लेता। बहुत देर के बाद एक दुकान मेघा को खुली मिली। नमस्ते लाला जी। अरे न न न न न न न न नमस्ते। तुम क्यों आई हो? मेरा मतलब है जो अच्छा लगे ले लो। जी बहुत बढ़िया, मैं लेना चाहती हूँ। अच्छे से कपड़े बताइए, कहाँ मिलेंगे? हाँ, पूरी दुकान तुम्हारी है, लेकिन वहाँ ऊपर की तरफ बड़े ही अच्छे अच्छे डिजाइन लगे हुए हैं, वहाँ से ले लो। लो 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 और जल्दी से जाओ यहाँ से। यहाँ तो लोग इन्हें देखकर ही डर जाते हैं, और मैं इन सभी के बीच रह रही हूँ। कहीं मैं कोई योद्धा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। भाभी ये देखो, ये वाले कपड़े कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेघा ने कपड़े लिए और वो अपनी डरावनी हवेली में वापस आ गई। आरती काफी डरी डरी ही थी। ऐसे ही लगभग एक हफ्ते तक का समय और गुजरा, लेकिन आरती को अभी भी अपने परिवार वालों के बीच में सेफ महसूस होना शुरू नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज की रात आरती सोई भी नहीं थी कि उसको बाहर से कुछ आवाजें सी आई। कमरे में ऋषभ भी नहीं था। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फिर से आ रही है। जैसे ही रात होती है यहाँ कौन से भूत आ जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये लोग तो गाड़ियों के अंदर से निकल रहे हैं। मुझे छिप जाना चाहिए। आरती कमरे के अंदर को छिप गई, लेकिन फिर भी उसने खिड़की से देखना